हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम आज पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन और लामिस थ्योरम, ठीक है। लामिस थ्योरम एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन दी जाती है हम तब यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। तो जब हम पढ़ाएंगे तब हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको याद होगा, हमने एक वॉच बनाई थी ऐसे करके और उस वॉच में हमने बोला था कि हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से रटा होगा शायद, है ना, लास्ट टाइम हमने कराया था। इस तरह से हमारे पास ये वॉच थी। फिर हमने बोला कि अगर इन्हीं के अलोंग इतने ही मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स बना दिए जाएं, इन्हीं के अलोंग इतने ही मैग्नीट्यूड्स के जो सामने नंबर लिखा है ना, उस उतने ही नंबर के मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर हों, तो हमने पूछा था तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर, इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर जहाँ पर आएगा, अगर उस डायरेक्शन में इस घड़ी का आवर्स एंड होता तो अभी कितने बज रहे होते। क्वेश्चन ये था। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है। एक तरीके से आप इसमें वैसे दो तरीके हैं, आप इसमें न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, मगर आप बिना न्यूमेरिकली सॉल्व करे भी इसको सीधे आंसर दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे। अच्छा, ज़रा इसको एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। ये हमने अपना सेंटर बना दिया और अब हमने बोला कि देखो ऊपर 12 लग रहा है, नीचे 6 लग रहा है, तो क्या 12 के अपोजिट में 6 है, तो नेट ऊपर कितना बचा बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। 12 माइनस 6 6। चलो अब हम बात करते हैं इसकी 11 और 5 की। देखो ये बिल्कुल करेक्ट अपोजिट में ही है 11 और 5, तो ऐसे 11 इधर लग रहा है उधर और 5 यहाँ लग रहा है, तो 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, उधर का 6। और ऐसे ही आप देखें तो 10 की जगह पर यहाँ पर अपने पास 10 और 4 में भी 6 बचेगा, 9 और 3 में भी 6 बचेगा, और 8 वाले में भी इसी तरह से 6 होगा, और यहाँ वाले में भी इसी तरह से 6 होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर एक और अगर यहाँ पर होता, जैसे ये अभी 6 था, अगर इसके जस्ट अपोजिट होता तो फिर भाई हम बोल देते कि 9 बज रही हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सब इसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाते हैं। अगर यहां भी 6 होता, यहां पर भी ऐसे 6 होता ना, इसके देखो 30 डिग्री एंगल पे 6 था तो एक को 30 डिग्री एंगल पे 6 है, फिर भी ये 60 पर था तो ये भी 60 पर है, फिर ये 90 पर तो ये भी 90 पर। तो इन सब का अगर देखते हैं आप तो ये सिमेट्रिक के अलोंग था, है ना। तो हमने यहाँ पर केसेस में पढ़ रखा था पैरेललोग्राम में कि अगर हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, है ना, और खैर यहाँ पर तो वो भी नहीं लगाना, आप तो ऐसे भी समझ सकते हैं सीधे सीधे कि अगर यहाँ पर 6 था तो एक नीचे 6 होता, ठीक है, तो वो रिजल्टेंट कैंसिल हो जाते हैं। 6 और 6 120 एंगल पर ऐड होते तो वो भी इधर होता, और ये 6 और ये 6 भी इधर का रिजल्टेंट अगर निकालते तो वो भी इसी के अलोंग होता, मतलब सिमेट्रिक के अलोंग आंसर हो जाता। और हम बोल देते कि समय इसमें हो रहा है नो, ठीक है, मगर इधर ऐसा नहीं है। तो अब क्या करें? तो क्या आप सॉल्व करना पड़ेगा, हमें क्या कंपोनेंट लेना पड़ेंगे? ज़रूर, आप चाहें तो कंपोनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक काम करो, आप सिंपल सा एक काम करो। देखिए टोटल वेक्टर 6 है, तो आप 3 और 3 के जोड़े बना लो, और यहाँ से देखो ज़रा, क्या देखो अब ये बाइसेक्ट हो पा रहा है क्या? देखिए ये वाला जो होगा
और ये वाला जो होगा बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के माने जाएंगे। तो इन दोनों का, इसका और इस पूरे का रिजल्टेंट देखें तो वो तो इसी की लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए ना, बिल्कुल बीच में। अच्छा बताओ, जैसे 9 है और ये बज रही है यहाँ पर 10 है ना, जैसे 9 है और यहाँ बज रही है 10, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 30 डिग्री, ये तो सबको पता होगा है ना। 30 डिग्री कैसे निकालते हैं सर? देखो टोटल जो है 360 डिग्री है और यहाँ पर 12 एंगल्स हैं इसे, तो यहाँ पर तुम जब डिवाइड मारोगे तो वो एंगल 30 डिग्री आएगा किसी भी एक के बीच में, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में टोटल एंगल 30 डिग्री है, तो हम इतना एंगल कितना बोलेंगे 15 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर 15 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है अगर आर एंड यहाँ पर इसी डायरेक्शन में, देखो इस पूरे वेक्टर का नेट सम मुझे नहीं पता कितना होगा, मगर वो होगा तो यहीं पर। और अगर इस डायरेक्शन में आर एंड आ जाए तो बेटा यहाँ बज रही थी 9 और यहाँ बज रही थी 10, और एग्जैक्ट बीच में क्या बजेगा 9:30, है ना। तो आंसर इज 9:30। आसान था ना। अच्छा, इसी का दूसरा तरीका भी ये भी कर सकते थे, आप इन सब के कंपोनेंट ले लेते, ठीक है, इसके भी कंपोनेंट तोड़ते, इसके भी कंपोनेंट तोड़ते, सब के कंपोनेंट तोड़ते और सब कुछ x और y में ले आते। और जब x और y में ले आते, जब उन दो का रिजल्टेंट निकालते, तो फिर जब वो निकलता तो भी हमारा आंसर फिर यहाँ से वो एंगल 15 डिग्री ही आता। ठीक है, आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने सॉल्व करा हुआ है, वो 15 डिग्री ही आएगा। ठीक है, मगर हम ये जो तरीका बता रहे हैं ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो, हालांकि ये इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर अगर हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमें सब कुछ आना चाहिए, है ना, इसलिए हमें ये भी आना चाहिए। खैर इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, मगर ठीक है, थोड़े बहुत हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर कभी, तो हमें आना चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो होता क्या है, तो चलो ध्यान से समझते हैं। देखिए अभी हमने कुछ चीज़ें हमें अभी क्लियर हैं, ध्यान से समझना। हमने आपको कंपोनेंट लेना और ये सब चीज़ें सिखा दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, कि पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखते हैं, ये सब आपको आता है, यूनिट वेक्टर, है ना। अच्छा बताइए, अगर हम इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस और इसको z एक्सिस बोल दें और ये हमारा पॉइंट O हो जाएगा, तो बताइए ये जो होगा ये वाला पोजीशन वेक्टर जिसका नाम मैं अभी P दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट हम बोल देते हैं x, y और z, x, y, z कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर हमें इनके कंपोनेंट्स लेना हुए अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z, तो हमें इसके लिए एंगल भी चाहिए पड़ेगा। सही बात है, तो मान लेते हैं कि x के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, y के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और z एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, मान लो z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इस तरह से वो एंगल बना रहे हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से। बात समझ पा रहे हैं ना भाई। जैसे दो एक्सिस से हम जब बनाया करते थे तो x, अगर ये z भूल जाओ अगर आप, तो x और y एक्सिस में तो इजीली समझ में आ रहा है ना कि एक पोजीशन वेक्टर है तो अल्फ़ा और बीटा एंगल बना रहा है। मगर अगर वो 3D में है तो आप देख सकते हैं कि वो पोजीशन वेक्टर x, y और z के साथ भी एंगल बनाएगा। ठीक है, तो z के साथ एंगल बनाने वाले को हमने बोल दिया गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा हो गया। इतना तो क्लियर है, आसान था ना। अब समझना, देखो अब यहाँ से समझना, हम डायरेक्शन कोसाइन पता है किसे बोल रहे हैं, हम डायरेक्शन कोसाइन इन्हीं एंगल्स के कोसाइन को, कोस को बोल रहे हैं।
मतलब ये, अच्छा पहले हम ना एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं आर वेक्टर, ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने आर वेक्टर, आर वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड जो है हमने बोल दिया कि जो आर वेक्टर है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर के बराबर बोल दिया हमने, है ना, ठीक है, इस तरह से। और हम ये भी बोल ही सकते हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि जो ओपी का मैग्नीट्यूड होगा, है ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, अगर कोऑर्डिनेट बेटा एक्स वाई जेड है, अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है तो उसका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये तो आपको अच्छे से पता है ना, लास्ट टाइम भी पढ़ा था आपने। तो बेटा अब डायरेक्शन कोसाइन समझो। डायरेक्शन कोसाइन एल इजिकल टू, ध्यान से समझना, हम ना ये जो कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा जो बोल रहे हैं ना, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा, यही हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। क्या क्या है, कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा। कोस अल्फ़ा, अच्छा अब ध्यान से समझना, अल्फ़ा जो है ये कोस अल्फ़ा बताना है बेटा, तो ये बाय ये हो जाएगा ना, मतलब ये हो जाएगा आपके पास कितना है, ये x है ना, तो x अपॉन आर, ठीक है, इसी तरह से बनेगा वो, ट्राइंगल से आप देख लें, ठीक है, तो ये बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, तो ये हो जाएगा x अपॉन आर। उसी तरह से हम बीटा निकाले तो y बाय आर आएगा, और गामा निकाले तो z बाय आर आ जाएगा। और हमने इन्हीं कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा को नाम एल, एम और एन, ठीक है, और यही एल एम एन, यही एल एम एन हमारे लिए डायरेक्शन कोसाइन है। एल एम एन क्या है हमारे लिए, डायरेक्शन कोसाइन से, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन से, मतलब उनका जो कोस एंगल है, एक्स बाय आर, वाई बाय आर, है ना, जेड बाय आर, ये सब क्या है अपने डायरेक्शन कोसाइन माने जाएंगे, एल एम एन, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ कि अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, मतलब कोस स्क्वायर करके ऐड कर दूं, मतलब कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, है ना, तो हम यहाँ पर क्या पाएंगे, देखो अगर हम लिखिए कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर ना। अच्छा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बेटा बताओ आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, अंडर रूट में देखो अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपका ये रेशो आ जाएगा 1। तो जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन में अगर हम बोलें तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। पहला तो आपको ये याद रखना है, एक रिजल्ट आपके पास ये है। दूसरी बात ये कि जो डायरेक्शन रेशो होता है, डायरेक्शन रेशो, पहले ना आप इसकी डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होती है ध्यान से समझो कि इफ ABC are 3 numbers proportional to the direction cosine L, M और N, है ना। If ABC are the 3 number which is proportional to direction cosine L, M, N of a straight line, then A, B, C are called as its direction ratio। ठीक है, तो जो A, B, C होगा ना वो इसका डायरेक्शन रेशो कहलाएगा। मतलब ये कि असलियत में ये प्रोपोर्शनलिटी पे चलता है, डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनलिटी पे चलता है। लेट एज्यूम, हम मान लेते हैं ऐसा कि जैसा अभी हमने ये पढ़ा ना, देखिए एक तो हमें ये पता है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, L इज इक्वल टू, देखो एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, बेटा L इज इक्वल टू एक्स बाय आर है ना, M इज इक्वल टू वाई बाय आर, N इज इक्वल टू जेड बाय आर।
तो इससे हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या, इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो इसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आप किस तरह से लिख देंगे, एक्स इजिकल टू एल आर, इसी तरह से वाई इजिकल टू एम आर इजिकल, और इसी तरह से जेड इजिकल टू एन आर, इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। तो जो हमारे पास ये है और ये हम इनको ए बी सी बोलना चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना, हम इसको ए बी सी बोलना चाह रहे हैं। और अगर हम इसी तरह से बोलें तो आप ये देखेंगे कि हम L बाय ए, M बाय बी और N बाय सी को अगर हम किसी कांस्टेंट के बराबर कर दे, बेटा किसी कांस्टेंट के बराबर कर दो आप, एक्चुअली हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम L बाय ए, M बाय बी, N बाय सी को किसी लेमडा के बराबर कर दिया तो हम जाहिर सी बात है L इजिकल टू ए लेमडा बोल सकते हैं, है ना। देखो हम बोल ही रहे थे कि A डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L हो, उसी तरह से है ये, है ना, कि ए बी सी आर द प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, तो इज प्रोपोर्शनल टू L, इस तरह से। तो L इजिकल टू ए लेमडा, उसी तरह से M इजिकल टू बी लेमडा, और इसी तरह से N इजिकल टू सी लेमडा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, L M N को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो बेटा क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर लेमडा स्क्वेयर इजिकल टू 1। तो अगर मैं यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालूँ तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये हमारे लेमडा की वैल्यू आ गई। तो बेटा जो ये लेमडा की वैल्यू आई है ना, हम इससे अब एल एम एन की वैल्यू भी लिख पाएंगे। किस तरह से लिखेंगे बेटा, देखो एल क्या हो जाएगा, ए अपॉन में रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। उसी तरह से एम की वैल्यू भी लिख पाएंगे क्या, बी अपॉन में सेम रिजल्ट, और इसी तरह से एन को भी लिख पाएंगे सी अपॉन में सेम रिजल्ट, इस तरह से, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ये हमने पता है क्या लिखा है, ये हमने लिखा है डायरेक्शन कोसाइन इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशो। ये हमने क्या लिखा है, ये लिख दिया है डायरेक्शन कोसाइन इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशो, ठीक है। पहले आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको अच्छे से लिख लें, ठीक है। और अब हम इसको पलटने जा रहे हैं, ठीक है, लिख लिया। तो अब देखिए, अभी जो हमने पढ़ा है जस्ट अभी, देखिए वो बस एक समझाने के हिसाब से था। इसमें जो रिजल्ट यूज़ होते हैं मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आप सिर्फ उस पर ज़्यादा ध्यान दो, है ना। ये जो हमने फोकट इतना सारा जो पढ़ा है उतना हमको कुछ ज़्यादा काम का नहीं होगा, हमें जो रिजल्ट चाहिए ना अब हम बताने जा रहे हैं आपको। ये तो सिर्फ समझाने के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। अभी हम जो रिजल्ट बताएंगे आप वो समझो। यहाँ तो आपने क्या समझा कि एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, ठीक है। एलिमेंट को हमने डायरेक्शन कोसाइन बोला, और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से 3 नंबर है एक्चुअली, डायरेक्शन रेशियो इज अ नंबर, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ये एक एंगल्स। तो अब अगर हम बात करें तो जो आपके पास बेसिकली रिजल्ट होंगे ना, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे तो आप उसको ध्यान रखो, आईएमपी रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है वो ध्यान से सुनो। पहली बात, अभी अभी आपने पढ़ा कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इजिकल टू वॉट 1, पहला रिजल्ट, ठीक है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इजिकल टू 1, है ना, जहाँ पर एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ इसके कि यहाँ पर हमारे पास एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से। चलिए दूसरा रिजल्ट सुनिए, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर जो है, अच्छा उसको हम ये लिख सकते हैं ना, एल क्या था, कोस अल्फ़ा, तो ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इजिकल टू 1। हाँ सर इसमें क्या बड़ी बात है, अभी तो पढ़ाया था, इसीलिए ही तो पढ़ाया था कि मैं डायरेक्ट जब रिज़ल्ट लिखूँ तो आप ये ना पूछने लगो कि सर ये क्या कर दिया आपने, ठीक है। तो अभी तो क्लियर है ना ये दोनों,
एक मतलब एक ही है, समझ में आ रहा है अच्छे से। तीसरा समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो आप कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा इसको भी क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो 1 1 1 3 बार, लेफ्ट साइड में 3 बार बने, राइट साइड में 1 बार बने, क्या एक कट जाएगा तो 2 बचेगा। और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा वहाँ चले जाएँ तो हमारे पास एक नया रिजल्ट मिलेगा जो कि बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये एक रिजल्ट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछ सकता है इसमें, ये 3 रिजल्ट है इसमें मेनली, है ना। अच्छा एक और चीज़ ये पूछ सकता है, क्या बोलेगा वो कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा जो हमारे पास आर वेक्टर है ना, जो हमारे पास आर वेक्टर था, आर वेक्टर बोले तो कैसा, ये जो हमने यहाँ से यहाँ पर का बनाया था ना, अगर ये जो चीज़ है, ये जो वेक्टर है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस से तीनों में सेम एंगल बना रही हो, जब एक्स वाई जेड एक्सिस से तीनों में सेम एंगल बना रही हो तब आप बताइए वो एंगल होगा कितना। ठीक है, जब ये वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएगी तो बताइए वो एंगल होगा कितना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, अगर आप इन तीनों की वैल्यू इसमें डाल दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो कोस स्क्वायर अल्फा, ये भी कोस स्क्वायर अल्फा और ये भी कोस स्क्वायर अल्फा, तो तीनों बन जाएंगे क्या, 3 कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। क्यों, क्योंकि देखो सभी बराबर हैं, इसलिए ये बन जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो अब अगर हम कोस अल्फा की वैल्यू लिखें तो बेटा वो आ जाएगी 1/√3, ये ध्यान रखना। और इसी तरह से इसी जगह पर आपको साइन अल्फा भी पूछ सकता है, तो वो आ जाएगा 2/√3। एक्चुअली √2/3 होगा, वो रूट के अंदर आएगा ये पूरा, है ना, रूट के अंदर 2/3। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा इसका जब निकालोगे तो 3 नीचे जाएगा और रूट ले लेंगे, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये आपसे पूछ सकता है, तो आपको कभी भी एंगल पूछ ले तो आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया उसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक, अब नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे लामिस थ्योरम, जल्दी से। तो बेटा लामिस थ्योरम क्या है, ध्यान से समझो। लामिस थ्योरम क्या है, देखिए लामिस थ्योरम का जो यूज़ होता है ना, एक्चुअली ये तब होता है जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मानते हैं। आपको हम पहले बता देते हैं कि ये होता क्या है, फिर आपको यूज़ बता देते हैं इसका। ठीक है, ये कहाँ कैसे यूज़ होगा, हालांकि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वापस से पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो बेटा एक मान लो कि ये एंगल अल्फ़ा है और ये F1 है, इसी तरह से ये F2 है और ये एंगल बीटा है, इसी तरह से ये F3 है और ये एंगल गामा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लामिस थ्योरम बोलती है तो वो ये बोलती है कि F1/sin अल्फ़ा F2/sin बीटा और F3/sin गामा, ये तीनों क्या होंगे, बराबर। F1/sin अल्फ़ा देखो उसी के अपोजिट वाला एंगल है, F1/sin अल्फ़ा F2/sin बीटा F3/sin गामा, उसी के अपोजिट वाला एंगल बोल रहे हैं हम, है ना। तो ये इनका जो रेशो होगा वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, याद रखना, इसको हम यूज़ कब कर रहे हैं, इफ़ नेट ऑन द बॉडी या ऑन बॉडी इज़ ज़ीरो, है ना, जब ज़ीरो नेट फोर्स ज़ीरो हो या इक्विलिब्रियम पर बोलते हैं वो, है ना, या कभी कभी हमको क्या बोल देगा वो, इक्विलिब्रियम पर, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन अच्छा एक और बात ध्यान रखना, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर एक और चीज़ इसके साथ ध्यान रखना, हम आगे आकर क्लियर भी करेंगे कि अगर नेट फोर्स किसी भी बॉडी पर ज़ीरो है तो क्या वो बॉडी रुकी रहेगी क्या, हम ही पूछते हैं पहले तो, है ना। तो बच्चा बोलता है हाँ सर, अगर उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वो वहीं पर रुकी रहेगी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली सेम स्पीड से भी चल सकती है। देन पार्टिकल मे बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझे अभी आप? हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी डब्बे पर आपने फोर्स लगाया और उसका नेट फोर्स 0 हो गया मान लो, है ना, हमने जितना इधर फोर्स लगाया उधर से भी लगाया, तो जाहिर सी बात है इसमें तो वो रेस्ट पर ही रहा, है ना, क्योंकि ये इनिशियल भी इसकी स्पीड 0 ही थी। मगर अब बताओ, अगर वो पहले से ही 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और तुमने अचानक से आकर दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया सेम, तो जैसे आपने सेम फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो उसकी स्पीड थोड़ी नहीं बदलेगी ना, उसकी स्पीड में अंतर नहीं आएगा। अब वो जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलता रहेगा। हाँ, अगर एक ज़्यादा एक कम होता तो वो उसकी स्पीड में अंतर करता, ठीक है, मगर अभी तो नहीं आएगा। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रेस्ट पर ही रहे, है ना। पार्टिकल मे बी एट रेस्ट और मे बी इन यूनिफॉर्म मोशन, या वो सेम स्पीड कांस्टेंट स्पीड से भी चल सकता है, ठीक है। तो ये होगी अपनी लामिस थ्योरम, जिसका आपका ये यूज़ होता है, ये रिजल्ट यूज़ होता है। और ये रिजल्ट किस तरह से यूज़ होता है? आसान होता है दोस्त, कुछ भी नहीं, खास नहीं होता इतना। आप इसी रिज़ल्ट को हकीकत में, इस रिज़ल्ट के बदले आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज़ करो, कंपोनेंट तोड़ना आपको अच्छे से आता है, मस्त, आप वो यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कभी कभी ये काम कर जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से क्वेश्चन करें या इससे क्वेश्चन करें, आंसर तो सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट कंपोनेंट करने से तो और इजी बन जाता है, मगर कभी कभी कुछ एंगल ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें ये लगाने पर ज़्यादा आसानी मिल जाती है, ठीक है, यह रिजल्ट इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। चलिए, तो अभी का लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, ठीक है।